दुनिया हमेशा हमें ये बताती रही है कि जो मुल्क ज़्यादा रिसोर्सेज रखता है वो ही तरक्की करता है। तेल हो, गैस हो, ज़मीन हो या बड़ी आबादी। लेकिन अगर ये बात सच होती तो एक छोटा सा आइलैंड जहां ना पानी के कुदरती ज़खायर थे, न तेल, न ज़राअत के लिए ज़मीन, कभी भी अमीर मुल्क नहीं बन सकता था। फिर सवाल ये है, सिंगापुर ने ये काम कैसे कर लिया? सोचिए 1965 का सिंगापुर। ब्रिटिश चले गए, मलेशिया से अलग कर दिया गया। बेरोजगारी, गुर्बत, एथनिक टेंशन्स और सबसे बड़ा मसला सर्वाइवल। उस वक्त सिंगापुर के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, न रिसोर्सेज, न स्ट्रॉन्ग आर्मी, न कोई इंटरनेशनल पावर का सहारा। बहुत से लोग समझ रहे थे कि ये मुल्क ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकेगा। लेकिन इसी मोमेंट पर एक फैसला हुआ जो बाकी नेशंस से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ली क्वान यू, सिंगापुर का पहला प्राइम मिनिस्टर, ने एक बात समझ ली जो अक्सर मुल्क समझ नहीं पाते। मसला ये नहीं होता कि रिसोर्सेज नहीं हैं, मसला ये होता है कि सिस्टम गलत होता है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारे पास क्या है, बल्कि ये पूछा कि जो हमारे पास नहीं है उसका जवाब हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज था इंस्टेबिलिटी। ज्यादातर मुल्क इस स्टेज पर या तो डेमोक्रेसी का नारा लगा देते हैं या फिर सिर्फ पावर पकड़ने में लग जाते हैं। सिंगापुर ने पहले ऑर्डर को चूज किया। सख्त कानून, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और एक ऐसा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जहां काम करना इज्जत समझा जाता था, पावर नहीं। ये फैसला आसान नहीं था। लोग कहते थे कि ये फ्रीडम कम कर रहा है। लेकिन सवाल ये था, जब मुल्क टूट रहा हो तो पहले क्या जरूरी होता है, आज़ादी या स्टेबिलिटी? ली कुआन यू का मानना था कि अगर सिस्टम क्लीन होगा तो बाकी चीजें खुद फॉलो करेंगी। इसलिए उन्होंने करप्शन को सिर्फ गलत नहीं बल्कि मुल्क के लिए जहर डिक्लेयर किया। जजेस को हाई सैलरी दी गई, सिविल सर्वेंट्स को रिस्पेक्ट और अकाउंटेबिलिटी दोनों मिली। यहां से एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हुई, जहां लोग कानून से डरकर नहीं बल्कि सिस्टम पर यकीन करके काम करने लगे। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग फैसला, रिसोर्सेज की कमी को एडवांटेज बनाना। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आप वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंगापुर ने एजुकेशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया, सिर्फ डिग्रीज नहीं बल्कि स्किल्स। हर दौर में यह देखा गया कि दुनिया को किस चीज की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, और उसके मुताबिक लोग तैयार किए गए। सवाल ये नहीं था कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ना चाहते हैं, बल्कि मुल्क को अगले 20 साल में क्या चाहिए। अक्सर नेशंस एजुकेशन को पॉलिटिक्स का हिस्सा बना देते हैं। सिलेबस बदलना, स्लोगन्स, आइडियोलॉजी। सिंगापुर ने एजुकेशन को स्ट्रैटेजी बनाया। इसका रिजल्ट ये निकला कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज एशिया में स्टेबल जगह ढूंढ रही थी, उन्हें एक ऐसा मुल्क मिला जहां रूल्स क्लियर थे, वर्कफोर्स स्किल्ड थी और सिस्टम प्रिडिक्टेबल था। ये बात भी समझना जरूरी है कि सिंगापुर के टूरिज्म सिर्फ खूबसूरती का नतीजा नहीं बल्कि प्लानिंग का रिजल्ट है। जब मुल्क ने इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया तो शहर को एक्सपीरियंस बनाया गया। मरीना बे, गार्डन्स बाय द बे, सेंटोसा आइलैंड और चैंगी एयरपोर्ट, ये सब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं बल्कि एक मैसेज थे। मैसेज ये कि ये मुल्क सेफ है, क्लीन है और फ्यूचर फोकस्ड है। टूरिज्म यहाँ कल्चर या हिस्ट्री पर कम और सिस्टम की एक्सीलेंस पर ज्यादा खड़ी है। लोग यहाँ इसलिए आते हैं कि हर चीज स्मूथ चलती है। ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस, ये भी एक स्ट्रैटेजी थी। दुनिया को दिखाना कि जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो शहर खुद ब्रांड बन जाता है। सिंगापुर ने टूरिज्म को एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ट्रस्ट बिल्डिंग का जरिया बनाया, जो इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल अटेंशन दोनों को वापस खींच लाता है। यहाँ एक और गलती से बचना जरूरी था जो बहुत से डेवलपिंग नेशंस करते हैं। जब ग्रोथ आती है तो एलीट रिच हो जाती है और आम आदमी पीछे रह जाता है। सिंगापुर ने हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया। स्टेट ने इंश्योर किया कि मेजॉरिटी लोग अपना घर ओन कर सकें। इससे सिर्फ रहने का मसला हल नहीं हुआ बल्कि लोगों का मुल्क के साथ रिश्ता स्ट्रांग हुआ। जब आपका घर उस सिस्टम से जुड़ा हो तो आप उसे गिराने के बजाय बचाने का सोचते हैं। फॉरेन पॉलिसी में भी सिंगापुर ने जज्बाती फैसले नहीं किए। ना किसी कैंप का अंधा साथी बना, ना दुश्मनी पैदा की। न्यूट्रल लेकिन यूजफुल, हर पावर के लिए रेलेवेंट। पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स, डिप्लोमेसी, सब कुछ एक लंबी प्लानिंग के तहत। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि लीडरशिप ने शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के बजाय लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चूज की। ये मॉडल परफेक्ट नहीं था। फ्रीडम पर सवालात उठे, ऑपोजिशन लिमिटेड रही, मीडिया पर कंट्रोल था। लेकिन एक सच जो हिस्ट्री ने प्रूव किया, सिंगापुर ने पहले स्टेट को मजबूत किया, फिर सोसाइटी को इवॉल्व होने का वक्त दिया। अक्सर मुल्क इसका उल्टा करते हैं, पहले पॉलिटिक्स, फिर इकोनॉमी और फिर दोनों फेल हो जाती हैं।
तो असल लेसन ये है कि रिसोर्सेज तरक्की पैदा नहीं करते, फैसले करते हैं, सिस्टम्स करते हैं, विजन करता है। जब एक मुल्क ये डिसाइड कर लेता है कि रूल्स सिर्फ कागज पर नहीं जिंदगी में चलेंगे, तो फिर साइज, लोकेशन और हिस्ट्री सेकेंडरी हो जाती है। आज जब हम दूसरे मुल्कों को देखते हैं जो रिसोर्सेज के बावजूद स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सवाल सिंगापुर का नहीं बल्कि उनका होता है। क्या उन्होंने भी ये समझने की कोशिश की कि मसला जमीन के नीचे नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर होता है? शायद असल पावर ये नहीं होती कि आपके पास क्या है, असल पावर ये होती है कि आप फैसले कैसे करते हैं और उन्हें कितनी देर तक फॉलो करते हैं। अगर आप नेशंस और कंट्रीज की हिडन रियलिटीज को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हकीकत अक्सर उन कहानियों में होती है जो हमें कभी पूरी तरह सुनाई नहीं जाती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।